हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज से मैं आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेस प्रारंभ कर रही हूं, जिसमें आप सभी के सिलेबस वाइज मैं सारे टॉपिक आप सभी को पढ़ाऊंगी। सारे टॉपिक एग्ज़ाम से पहले मैं आप सभी के कवर करवा दूंगी। तो जिन भी विद्यार्थियों को बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम देना है वो अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। ये इंतज़ार ना करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बेसिकली आज आप सभी की बीपीएससी टीआरई 4 की पहली क्लास है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो में तो मैंने हिंदी के प्रॉपर पूरे सिलेबस को डिस्कशन किया है, साथ ही साथ रणनीति बताई है कि हिंदी के सारे टॉपिक को कैसे हम लोग कवर करेंगे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा वीडियो बनाया था बीपीएससी टीआरई 4 में फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों के लिए कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और किस यूट्यूब चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आज बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की आप लोगों की पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले जब मैंने सिलेबस पे आप लोगों से डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि इस टॉपिक से आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितने से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले जब बीपीएससी टीआरई 2 और 3 हुआ था उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाया था, जो भी वीडियोस अपलोड किए थे, उससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे बनाए गए पीडीएफ और पढ़ाए गए क्लासेस से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो एक बार आप अपने कंफर्मेशन के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि मेरे बनाए गए पीडीएफ और पढ़ाए गए वीडियो से एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न कितने सारे पूछे गए थे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या और कितना पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक आप लोगों के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितने से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था कि जो आप लोगों का पहला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐतिहासिक ग्रंथ, काल विभाजन और नामकरण। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पीडीएफ पढ़ाऊंगी, इस पीडीएफ में आप लोगों को ये सारे टॉपिक पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी तो जानना ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार प्रारंभ हुआ या फिर इतिहास हम किसे कहते हैं, जिससे आपका फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से तैयार होता चला जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अतीत के तत्वों का वर्ण विश्लेषण जो कालानुक्रमानुसार किया गया हो उसे इतिहास कहा जाता है। साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाया गया है। साहित्य की परंपरा का संरक्षण अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, क्या नाम है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन से ही आप लोगों के 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ किसका माना गया है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना गया है, ठीक है। तो ये लाइन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। किसकी भूमिका के रूप में लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने सबसे पहले लिखा था, ठीक है, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया।
ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली। जैसा कि आप सभी को पता है कि इतिहास लेखन के प्रति जो भारतीय लेखकों का या फिर जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है वो हमेशा से आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी रहा है, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप लोग इस कथन को देखिए। ये कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कथन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों के एग्ज़ाम बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो इस कथन को देखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आगे देखेंगे। अगला कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के विषय में कहा है। तो कथन कुछ इस प्रकार है और ये कथन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला कथन देखिए, और इस पीडीएफ में मैंने सिर्फ 3-4 कथन ही शामिल किए हैं क्योंकि कथन से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हिंदी साहित्य में अनगिनत कथन है, परंतु 4-5 कथन ऐसे हैं जो अनेक परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हैं, तो इसी वजह से जो 2-3 कथन महत्वपूर्ण थे उसे मैंने शामिल कर दिया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। ठीक है, एक थोड़ा महत्वपूर्ण कथन है, उससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। और वो कथन है वीको का। ठीक है, किसका है? वीको। ठीक है, वीको के अनुसार, जो वीको ने कहा है उनके अनुसार इतिहास का संबंध ना केवल अतीत से होता है ना वर्तमान से। ठीक है, क्या? इतिहास का संबंध ना केवल अतीत से होता है ना वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य होता है। ठीक है, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ एक सी रहती हैं। ये कथन जो है वो वीको का है। इनके कथन भी कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए। आगे हिंदी साहित्य की प्रमुख पद्धतियाँ। इसमें क्या है कि हिंदी साहित्य में कई सारे पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों को लिखने की क्या पद्धति रही है, लेखकों ने किस शैली को अपनाकर अपने लेखन कार्य को प्रारंभ किया है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 5 पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन सी 5 पद्धतियाँ हैं, या फिर प्रश्न दे देगा कि इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्णमाला पद्धति। ठीक है, इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं। गरसादर तासी एवं शिव सिंह सेगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, अब वर्णमाला पद्धति क्या है, इसे मैं थोड़ा इजी शब्दों में आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं और केशवदास रीति काल के कवि हैं, और दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फिर भी इन दोनों के नाम वर्णानुक्रम पद्धति में एक ही स्थान पर लिखे जा सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के
जो प्रारंभिक अक्षर हैं जो कि क हैं वो एक समान है, जैसे इन दोनों के नाम एक ही स्थान पे लिखे गए हैं, जिसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि वर्णानुक्रम पद्धति में किन दो इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों की रचना की है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है गर्सा-द तासी ने और दूसरा है शिव सिंह सेगर ने। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से किस लेखक ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है। या फिर प्रश्न आ जाएगा इनमें से किस लेखक ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु ने इस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो कालानुक्रम पद्धति में सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है कि इस पद्धति को आधार बनाकर किन दो लेखकों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। तो पहला है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्र बंधु, ठीक है। आगे देखते हैं आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में पाठ अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन और अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी रचनाओं में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग कौन करता है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है, ठीक है। आगे देखिए विधेयवादी पद्धति, और इस पद्धति से हमेशा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। विधेयवादी पद्धति साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। पहला है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। विधेयवादी पद्धति में एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो वो है तेन, ठीक है। दूसरा, विधेयवादी पद्धति को 3 कौन से भागों में बांटा गया है, तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। वो है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कब से हुआ था, 19वीं शताब्दी से माना जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक सूत्रपात कब से माना जाता है, 19वीं शताब्दी से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेखक है गर्सा-द तासी, और इनकी पुस्तक का नाम है इतवार द लेक्तुरई एन दुई हिंदुस्तानी, जो कि एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, ठीक है। और गर्सा-द तासी एक फ्रेंच विद्वान है, हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है ये 2 भागों में विभक्त हैं। तो पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1847 ईस्वी, ठीक है। आगे देखेंगे। अगले लेखक है मौलवी करीमुद्दीन, और इनकी पुस्तक का नाम है तज़ाकिरा ए सुवाई, और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी। जो करीमुद्दीन ने अपने ग्रंथ में कवियों की जो संख्या शामिल की थी, वो संख्या थी 1400, ठीक है, जिसमें उन्होंने हिंदी के कुल 62 कवियों को शामिल किया था। इस ग्रंथ में प्रथम बार सबसे पहले कालक्रम का ध्यान रखा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ फैक्चुअल है जो मैं आप लोगों को आराम से बताते हुए चल रही हूँ, तो इसे भी आप लोग एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, ठीक है। शिव सिंह सेगर ने अपनी रचनाओं में 838 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का वर्णन किया है। जो चौथे लेखक है वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। यहाँ पे लिटरेचर गलत टाइप हो गया, तो आप लोग लिटरेचर को सही कर लीजिएगा। तो सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही माना जाता है, ठीक है। इसमें इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया था। आगे देखेंगे।
पांचवें हैं मिश्र बंधु, इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में प्रकाशित रचना है ये। प्रारंभ के जो 3 भाग हैं उसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, ठीक है। और चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और मिश्र बंधु ने अपनी रचनाओं में 4551, ठीक है, 4551 कवियों के जीवन वृत्तांत का वर्णन किया है। और मिश्र बंधुओं में 3 बंधु शामिल हैं। वो 3 बंधुओं के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है गणेश बिहारी, दूसरा है श्याम बिहारी, तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, एडविन ग्रीव्स, इनकी रचना का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, ठीक है। और ये प्रश्न हायर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और जो एडविन ग्रीव्स हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब 5वें हैं FEK महोदय, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। और ये जो रचना है ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः सर्वप्रथम नागरी प्रजानी सभा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, ठीक है, जो कि बाद में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी ये जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 1000 कवियों को इन्होंने शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेगर और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। इसे आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है, ठीक है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, ठीक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, ठीक है। आगे देखिए, राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे पहला कवि स्वीकार किया है, ठीक है। और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का सबसे पहला कवि किसे स्वीकार किया है, तो स्वयंभू को किया है। या फिर प्रश्न घुमा के पूछेगा तो पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का सबसे पहला कवि कौन है, तो वो स्वयंभू है, ठीक है। तो जो भी मैं फैक्चुअल आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उससे आप लोग एक जगह नोट डाउन भी करते रहिए। बाकी ये PDF तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दूंगी, ठीक है। बट जो मैं अलग से आप लोगों को बता रही हूँ, एक पेन और कॉपी आप लेके बैठे, उसमें आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य, जो कि 3 खंडों में विभक्त है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभाजित है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 से लेकर 1984 ईस्वी तक। अगले हैं डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास 1937 ईस्वी, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास एक और रचनाकार का भी मैंने आप लोगों को बताया, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी दूसरी रचना है हिंदी वाडम में 20वीं शताब्दी, ठीक है। आगे देखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास महत्वपूर्ण है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। डॉक्टर मोहन अवस्थी, हिंदी साहित्य का अद्यंत इतिहास, ठीक है। डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में प्रकाशित है, और इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी कोविंद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार है मोतीलाल मिनारिया।
हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी टीकम सिंह तोमर। ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2003 निर्जा माधव। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हरि। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार उसका प्रकाशन वर्ष जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। आगे देखिए, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। और इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो काल विभाजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है। और इसका समय इन्होंने बताया है 1050 से 1375 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। ठीक है, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ठीक है, कब है? अब तक। और इससे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इससे आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके राम कुमार वर्मा। ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है संधि काल। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। संवत 750 से 1000 विक्रम तक। ठीक है। चारण काल 1000 से 1375। ठीक है। भक्ति काल संवत 1375 से 1700। रीति काल 1700 से 1900। ठीक है। आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है, तो इसे भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। एक और रचनाकार हैं जिनके काल विभाजन को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे मैं पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ, तो उसे आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। वो है बच्चन सिंह। ठीक है। बच्चन सिंह ने सबसे पहले किया है अपभ्रंश काल। उसके बाद आता है उनका भक्ति काल, जिसका समय है 1400 से 1650 ईस्वी तक। ठीक है, क्या? 1650 ईस्वी तक। उसके बाद आता है उनका रीति काल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। उसके बाद आता है उनका आधुनिक काल, जिसका समय है 1857 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग को सिलेबस में जो पहला टॉपिक था हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जिसमें प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और इतिहास किस प्रकार प्रारंभ हुआ, ये सब टॉपिक मैंने आप लोगों का काफ़ी अच्छे से कवर करवा दिया है। ठीक है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्नोत्तरी हल करवाऊंगी। कम से कम 50 हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है। इस टॉपिक का जितना भी निचोड़ था वो मैंने आप लोगों को काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।